नमस्कार। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 असाइनमेंट नंबर 5 माह दिसंबर 2021 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान। आइए देखते हैं असाइनमेंट नंबर 5 के उत्तर। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, समझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में प्रविष्ट होने वाली समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में कर देते हैं। ये मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के रूप में विभिन्न पौधों में संचित होते हैं। इनमें से 90% भाग पौधों द्वारा श्वसन क्रिया में खर्च कर दिया जाता है। उपअपचयी क्रियाओं के पश्चात ये ऊर्जा यांत्रिक ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाते हैं। शेष 10% भाग पौधों में संचित हो जाती है। पौधों में संचित ये ऊर्जा प्रथम पोषक स्तरों प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसी प्रकार प्राथमिक उपभोक्ता भी प्राप्त ऊर्जा का 90% भाग खर्च कर देते हैं। शेष 10% भाग अगली पोषक स्तरों द्वितीय उपभोक्ताओं को स्थानांतरित हो जाती है। परितंत्र में यही क्रम चलता रहता है। अंत में अपघटक मृत जीवों के शरीर में बची शेष ऊर्जा का स्वयं उपयोग करते हैं। इस प्रकार परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता रहता है। दूसरा सवाल है, नाइट्रोजन चक्र का रैखिक चित्र बनाकर समझाइए। इसको उत्तर लिखेंगे, वायु में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन चक्र एक जटिल चक्र है। नाइट्रोजन प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के रूप में सभी जीवों का एक महत्वपूर्ण घटक है। बादल की बिजली और वर्षा के कारण यह नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में मृदा में मिल जाती है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव भी वायुमंडल की नाइट्रोजन की ऑक्साइडों, नाइट्राइट, नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसे पौधे अवशोषित करके अपने लिए आवश्यक प्रोटीन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। इनसे यह प्रोटीन भोजन के साथ जंतुओं में जाते हैं और जब जीव मरते हैं तो अपघटक जीवों के प्रोटीन नाइट्रोजन को गैस के रूप में पुनः वातावरण में मुक्त कर देते हैं। इसके बाद आपको एक रेखा चित्र बनाना है नाइट्रोजन चक्र का। यह है नाइट्रोजन चक्र का एक चित्र। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि एजोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रिडियम है, राइजोबियम है, नोस्टोक है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। जब बादल और बिजली जब कड़कती है, बारिश होती है, तब इस विद्युत ऊर्जा से वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वह नाइट्रेट में बदलता है। ये जो नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट को पेड़ पौधे जो है ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन से अपना प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस प्रोटीन को विभिन्न जीव जंतु खाते हैं और ये जंतुओं के शरीर में चले जाते हैं और ये जंतु जब मरते हैं तब इनके बॉडी से ये प्रोटीन पुनः मुक्त होता है, वह अमोनिया के रूप में मुक्त होता है। इस अमोनिया को नाइट्रोसोमा जैसे नाइट्रेट जो बैक्टीरिया होते हैं वह इसे नाइट्राइट में बदलते हैं और इस नाइट्राइट को नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है वह पुनः नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये जो नाइट्रेट है, इसके कुछ भाग को कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है उसे पुनः जो है नाइट्रेट को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को अमोनिया से बदलते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं। इस प्रकार से चक्र जो है पूरा होता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं? अनुक्रमण के विभिन्न प्रकारों तथा उनके विभिन्न चरणों को समझाइए। इसका उत्तर लिखेंगे, अनुक्रमण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुल्ट ने 1885 में समुदाय में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों के लिए किया था। क्लीमेंट्स ने 1916 में अनुक्रमण को इस प्रकार परिभाषित किया, अनुक्रमण वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्षेत्र क्रमिक रूप से विभिन्न समूहों या जैविक समुदायों के द्वारा परिपूर्ण हो जाते हैं। अनुक्रमण के प्रकार, प्राथमिक अनुक्रमण, अनुक्रमण जो निर्जन क्षेत्र पर प्रारंभ होता है उसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं, जैसे कि नवनिर्मित चट्टान या मिट्टी का टीला। नेक्स्ट है द्वितीयक अनुक्रमण, जब समुदाय का विकास किसी ऐसे क्षेत्र में होता है जहां से पूर्व इस समुदाय को निष्कासित कर दिया गया हो और जीवन के अनुकूलन के सभी आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध हो, तो ऐसे अनुक्रमण को द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। आवास स्थल की प्रकृति एवं उपलब्ध नमी के आधार पर पारिस्थितिकी अनुक्रमण के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है मरुक्रमक, रेगिस्तान में होने वाले क्रमक को हम लोग मरुक्रमक कहते हैं।
जल में होने वाले अनुक्रमण को जल क्रमक कहते हैं और सामान्य भूमि में होने वाले अनुक्रमण को मध्य क्रमक कहते हैं। इसके अलावा स्वपोषी अनुक्रमण, विषम पोषी अनुक्रमण और भी प्रकार हैं। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसके लिए आपको पहले से चार्ट खींचना पड़ेगा। एक तरफ लिखेंगे खाद्य श्रृंखला और दूसरी तरफ लिख देंगे खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला में लिखेंगे परितंत्र में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं और खाद्य जाल में लिखेंगे परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संयुक्त पथों को खाद्य जाल कहते हैं। दूसरा लिखेंगे खाद्य श्रृंखला में इसमें ऊर्जा का प्रवाह पथ सरल रेखा में होता है और जाल में लिखेंगे इसमें ऊर्जा का प्रवाह पथ अनियमित होता है। खाद्य श्रृंखला में तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्रवाह पथ एक दिशीय होता है और खाद्य जाल में लिखेंगे प्रवाह पथ कई दिशाओं में होता है। हो गया 3 अंतर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5, पारजनी जीवाणु क्या है, किसी एक उदाहरण द्वारा सचित्र वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे ऐसे बैक्टीरिया या जीवाणु जिनके डीएनए परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे हम लोग पारजनी जीवाणु कहते हैं। उदाहरण के लिए ई कोलाई जीवाणु एक पारजनी जीवाणु कहते हैं जो मधुमेह रोग के निदान के लिए इंसुलिन उत्पादन करता है। इंसुलिन अणु 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला ए तथा श्रृंखला बी, जो आपस में डाइसल्फाइड बंधनों के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। इंसुलिन की दोनों श्रृंखलाओं का जैव संश्लेषण एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं प्राक्य इंसुलिन के रूप में होता है। मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक्य हार्मोन संश्लेषित होता है जिसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे पेप्टाइड सी कहते हैं। यह पेप्टाइड सी परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। सन 1983 में एली लिली नामक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होते हैं, जिसे ई कोलाई जीवाणु के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन का उत्पादन किया। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं में ए और बी को निकाल करके डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। आप इसे एक चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। जैसे ये हो गया इंसुलिन ए चेन, बी गैल और प्रमोटर, और ये है इंसुलिन बी चेन। दोनों इंसुलिन ए चेन के लिए जो जीन है उसे हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म करते हैं और इंसुलिन बी वाला जो चेन है उसका जीन है उसे हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसके बाद ये जो बैक्टीरिया है जिसमें हम लोग फॉरेन डीएनए डाले हुए हैं उसे हम लोग कल्चर माध्यम में उगाते हैं। उगाने के पश्चात जब ये जीन कार्य करते हैं तो यह ए चेन का निर्माण करता है और ई कोलाई जो है जिसमें बी चेन वाला जीन है वह बी चेन का निर्माण करता है और दोनों निर्माण होने के बाद ए चेन और बी चेन को प्यूरिफाई करके अलग करते हैं और दोनों चेन को फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ते हैं और एक्टिव इंसुलिन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम लोग प्लाज्मिड के द्वारा इंसुलिन के चेन का निर्माण ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा करवाते हैं और इससे हम लोग कृत्रिम तरीके से इंसुलिन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ई कोलाई जैसे जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों का आरेखीय निरूपण प्रस्तुत करें। पुनर्योजन डीएनए तकनीक डीएनए में किसी प्रकार के हेरफेर या एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए में जोड़ना डीएनए पुनर्योजन तकनीक कहलाता है। इस तकनीक को आनुवंशिक इंजीनियरिंग या डीएनए इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इस पुनर्योजन डीएनए तकनीक द्वारा डीएनए खंडों के नए क्रम तैयार किया जाता है। पुनर्योजन डीएनए तकनीक द्वारा उच्च जंतुओं और पादपों के डीएनए के इच्छित भागों को अनेक प्रतिकृतियां तैयार की जाती है। इस प्रक्रिया को प्रायः जीवाणु में कराया जाता है। पुनर्योजन डीएनए प्राप्त करने के लिए 3 विधियां प्रयुक्त की जाती है। पहला है डीएनए के 2 श्रृंखलाओं के अंतिम छोरों पर नई डीएनए श्रृंखला जोड़कर, जैसे कि यदि डीएनए के एक सिरे में कुछ क्षारक जैसे कि साइटोसिन जोड़ दें तथा दूसरे डीएनए के सिरे पर इसके संयुग्मी क्षार ग्वानिन को जोड़ दें और फिर इन दोनों प्रकार के डीएनए को मिलाएं तो नई श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बंध बनाकर 2 भिन्न डीएनए अणुओं को संयुक्त कर देती है। इस तरह से हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। दूसरा है प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से ये एंजाइम डीएनए श्रृंखला को विशिष्ट स्थानों पर इस प्रकार से काटते हैं कि वांछित डीएनए या जीन्स प्राप्त हो। पृथक डीएनए खंड को
लाइगेज एंजाइम द्वारा आवश्यकता अनुसार डीएनए खंड से जोड़ करके पुनर्योज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु के रूप में हम प्राप्त करते हैं और इसे संवाहक वेक्टर की सहायता से किसी पोषक कोशिका में प्रवेश कराकर इसकी असंख्य प्रतियां प्राप्त कर ली जाती है। इसको दूसरे जीव में पोषक जीव में ट्रांसफर करवा करके हम उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है क्लोनिंग। क्लोनिंग यह विधि सबसे सरल तथा उपयोगी है। शरीर में प्रत्येक पदार्थ के संश्लेषण के लिए कोई निश्चित जीन उत्तरदायी होता है। यदि इस विशिष्ट जीन को प्लाज्मिड के साथ संकलित करा दिया जाए और इस संकलित डीएनए खंड को पुनः जीवाणु की कोशिका में स्थापित कर उपयुक्त संवर्धन माध्यम में उगने दिया जाए तो जीवाणु में वह जीन उसी प्रकार संश्लेषण करता है जो कि मूल शरीर में करता था। इस समस्त प्रक्रम को क्लोनिंग कहते हैं। पोषक जीवाणु के लिए ई कोलाई का उपयोग किया जाता है। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे एक ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया और ये हो गया ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल से इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है उसे अलग कर लिया जाता है और ई कोलाई के जो डीएनए है उसको दोनों को हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटते हैं। काटने के बाद दोनों डीएनए को हम लोग जोड़ देते हैं। इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाता है जिसमें आधा जीन ई कोलाई का है और आधा जीन जो है मानव का है। ये रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है इसे हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया में स्थापित कर देते हैं। इसके बाद इसके मल्टीपल कॉपीज तैयार किया जाता है। इसके बाद ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसे कल्चर करते हैं तब ये बैक्टीरिया जो है इंसुलिन का निर्माण करने लगता है। फिर इससे हम लोग इंसुलिन को बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से हम लोग मानव इंसुलिन को ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा उत्पादन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।